नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज, जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं आज। दोस्तों, इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो है आपका न्यू बुक जो आया हुआ है एडुटेरिया का, उससे हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों, इस बुक में 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जो कि हम लोग 15 दिन में इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। और दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं, इसमें आपको एक सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन को दिया हुआ है। जिस तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उसी के तरह आपको सिलेबस के अनुसार इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। और दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों, आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपको सिलेबस के अनुसार दिया हुआ है। और दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जा करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि मेकोंग डेल्टा कहाँ स्थित है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको वियतनाम में स्थित है। मेकोंग डेल्टा वियतनाम में स्थित है और तिब्बत के पठार से निकलने वाली मेकांग नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से वियतनाम के दक्षिण पश्चिमी भाग में मेकोंग डेल्टा की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायु दाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको तूफानी मौसम। बैरोमीटर यानी कि वायु दाब मापी का प्रयोग मौसम में होने वाले बदलावों की भविष्यवाणी करने में किया जाता है, और बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट तूफान के संकेत को दर्शाता है। दोस्तों, हम जो डिस्कशन करते हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, तो आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि चारों जो है आपको हरित क्रांति के प्रमुख घटक है। यानी कि बीजों की अधिक उपज वाली किस्में और सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और शाक भंडार, विपणन और वितरण, यानी कि जो चारों ऑप्शन में दिया हुआ है यह आपको हरित क्रांति के प्रमुख घटक है। हरित क्रांति का तात्पर्य है कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो कि अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। और हरित क्रांति के प्रमुख घटक आपको उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक तथा जीवाणुनाशी, शाक भंडारण, विपणन और वितरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य आपको मध्य प्रदेश हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पे आपको छत्तीसगढ़ है और चौथे नंबर पे उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले आपको हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी जो है वह 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर जो है वो आपको गोदावरी नदी है। उसके बाद आपको ऑप्शन सी में दे रहा है कृष्णा नदी, जो कि 1402 किलोमीटर है। और ऑप्शन नंबर 1 में नर्मदा नदी जो दे रहा है वह आपको 1312 किलोमीटर है। और कावेरी नदी जो है वह आपको 800 किलोमीटर है। यानी कि 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिफुदर्रा जो मिजोरम में दे रहा है यह आपका सही नहीं है। दिफुदर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है और यह दर्रा 4590 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और यह दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। ऑप्शन ए में दे रहा है मुलिंगला दर्रा जो है वो आपको उत्तराखंड में है, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है और तुजू दर्रा मणिपुर में है, लेकिन जो दिफू दर्रा मिजोरम दे रहा है यह आपको अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरती जो है यह आपको गाय की नस्ल नहीं है। सुरती जो है यह आपको भैंस की नस्ल है, जबकि आपको जो विकल्प में दिया हुआ है मालवी, बाचौर, काकरेज यह आपको गाय की नस्ल है। और आपको गाय के कुछ भैंस के कुछ अन्य प्रमुख नस्लें हैं। यह आपको भैंस के नस्ल जो दे रहा है सुरती जो है यह भैंस के नस्ल है। और कुछ हम बता देते हैं, जैसे आपको मुर्रा, जाफराबादी और नागपुरी ये भी आपको भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि कामेग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर जो भी आपको विद्यार्थी जो हैं जो आप जिनका पीटी ईएसआई में निकला हुआ है वह मेरे चैनल पे जाकर के आपको ईएसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। वह आपको दिया हुआ है प्लेलिस्ट में, आप लोग जाकर के बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। यानी कि ऑप्शन 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यानी कि कामेग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। और कामेग जल विद्युत परियोजना आपको अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेग जिले में कामेग नदी पर स्थित है और यह 600 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 9 में कह रहा है कि सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको बम्बई में स्थापित किया गया था। भारत में पहला आधुनिक सूती वस्त्र मिल 1818 में फोर्ट ग्लास्टर यानी कि कलकत्ता में स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया और आगे चलकर आपको 1854 में आपको केजी एंड डाबर द्वारा मुंबई में आपको मुंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से पहला सफल सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया, जिसमें 1856 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यानी कि आपका 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। जहां तक सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रश्न है तो उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या स्थित है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर हिमाचल प्रदेश भारत में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत आबादी वाला राज्य है और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले आपको राज्य हिमाचल प्रदेश 90%, बिहार 88.7%, असम 85.9% और उड़ीसा 83.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि उष्ण तथा शुष्क पवन शामल जो कि एक स्थानीय हवा है कहाँ पाई जाती है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको इराक में पाई जाती है। गर्म और शुष्क हवा शामल इराक में पाई जाने वाली एक स्थानीय हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। यानी कि राष्ट्रपति संसद का सत्र को आहूत करता है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है। यानी कि ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही है। और लोकसभा की बैठक स्थगित करने अथवा गहन पूर्ति न होने पर सदन की बैठक निलंबित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि विधान परिषद धन विधेयकों को अधिकतम कितने दिन या माह तक रोक सकती है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको 14 दिन तक रोक सकती है। संविधान के अनुच्छेद 172 के आधार पर विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है और विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है और पहली बार में 3 माह के लिए या दूसरी बार में 1 माह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार जो है वह आपको राज्यपाल को नहीं है। आपको राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं है, केवल सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल को है और संघ या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है और किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना यह राज्यपाल के अधिकार है और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करना यह भी आपको राज्यपाल का अधिकार है और राज्य को राजनयिक तथा सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को राजनयिक तथा सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है, यह भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन आपको बी में जो दे रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं दी गई है, यह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38 में। आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान अनुच्छेद 38 में किया गया है और ऑप्शन नंबर ए में जो दे रहा है अनुच्छेद 37। तो अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। उसके बाद ऑप्शन डी में अनुच्छेद 42 जो दे रहा है, इसके तहत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 42 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरता संबंधित मामलों पर निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है और ऐसा आपको अनुच्छेद 102 के 2 के आधार पर किया जाता है। अनुच्छेद 102 के 2 के आधार पर किया जाता है, यानी कि 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और संसद द्वारा बनाया गया इस प्रकार का कानून 1 वर्ष के लिए परिवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 में आपको कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई है, तो यह आपका जो है सही नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के
संबंध में ऑप्शन जो ए दे रहा है, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, सही है। इसने मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, यह भी सही है। और इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, यह भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी सही नहीं है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत आपको 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पारित किया गया। और इस अधिनियम के तहत विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 में आपको कह रहा है कि संविधान में संशोधन हेतु कितने विधियों या प्रणालियों को अपनाया गया है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रणालियों को अपनाया गया है। संसद में समान बहुमत के आधार पर कतिपय अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार और संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर अनुच्छेद 368 के अनुसार और विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं माइनस विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं, उसके बाद अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है, 21 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल सही क्रम बताना है। इसमें बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के अनुसार सही क्रम इसमें से कौन हो जाएगा। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और आर वेंकट रमन। यानी कि बीबी गिरी जो थे 1969 से 1974 तक उनका कार्यकाल था। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 1977 से 1982 तक था। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 82 से 87 तक था। और आर वेंकट रमन का कार्यकाल जो था 1987 से 1992 तक था। यानी कि ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 22 में आपको कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण की आयु सीमा 65 वर्ष है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 124 में निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार भारत का नागरिक हो 65 वर्ष से अधिक आयु का नहीं हो, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष तक वकालत किया हो और राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विधिवेता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में विटामिन है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोफ्लेविन जो है वह आपको विटामिन B1 है। और ऑप्शन नंबर ए में जो दे रहा है केरोटीन, यह आपको प्रोटीन है। और ऑप्शन नंबर सी में इंसुलिन जो दे रहा है यह आपको हार्मोन है। और ऑप्शन नंबर डी में जो दे रहा है एड्रीनेलिन, यह भी आपको एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 में कह रहा है कि वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन और विटामिन सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के का जो संश्लेषण करता है यकृत जो है, यह विटामिन के का संश्लेषण करता है। और विटामिन के जो है यह रक्त का स्कंदन करने में सहायता करता है। और यह प्रोथ्राम्बिन नामक पदार्थ के संश्लेषण में सहायक होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम जो हो जाएगा वह फिलोक्विनोन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी नामक बीमारी होती है। और ऑप्शन नंबर बी में विटामिन ई दे रहा है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। और इसकी कमी से नपुंसकता और बंध्यता नामक रोग होता है। और ऑप्शन नंबर सी में विटामिन डी दे रहा है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। दोस्तों यह चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है यह चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आपको पूछता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ताप नियमन से। श्वेत ग्रंथियां स्तनी वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाया जाता है और यह सामान्यतः घुमावदार एवं नालवत होती है और यह ग्रंथियां तापमान को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि मूत्र का असामान्य घटक है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है यह मूत्र का असामान्य घटक है। सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण और 2.6% यूरिया और 0.3% यूरिक एसिड तथा क्रिएटिनिन होती है और इसका रंग जो होता है वह यूरोक्रोम के कारण पीला होता है और इसका पीएच मान जो है वह 6 होता है और मूत्र में एल्बुमिन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह ध्वनि के परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत धमनी जो है वह आपको ऑक्सीजन जनित रुधिर यकृत धमनी ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अंडाशयों की ग्रेफियन पुटिकाएं से निकलती है और यह स्टेरॉइड मादा हार्मोन है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन पीयूष ग्रंथि के FSH और LH हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको जैट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको अस्टिलैगोटिट्रिसी जो है गेहूं का धब्बा रोग अस्टिलैगोटिट्रिसी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको गुरुत्वीय और नाभिकीय। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल आपको गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल करा सकती है, यानी कि 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 34 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियोन जो है यह आपको परमाणु वाली गैस है। सभी उत्कृष्ट गैसें एक परमाणु वाली गैसें होती है, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन जो है वो आपको द्विपरमाणु वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 35 में आपको कह रहा है कि ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि OF2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम। सभी क्षारीय धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती है क्योंकि इसका आयनन विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयनन विभव हाइड्रोजन से कम होने के कारण यह जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि पायस एक कोलाइड होता है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव में द्रव का। पायस एक द्रव में द्रव का कोलाइडी निकाय हैं, जैसे आपका दूध, पायसीकृत तेल, आपका ये दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 38 में आपको कह रहा है कि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4 का। जब ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग हवाई जहाज के ईंधन के रूप में अधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 39 में कह रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ किसके उत्सर्जन के दौरान
कोई परिवर्तन या द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा उत्सर्जन। रेडियोधर्मी पदार्थों में गामा उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से अगर लाभ मिले तो ज़रूर आप एक लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल योजन द्वारा अनहाइड्रेट बनना। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह शीघ्रतम से जिप्सम में बदलकर जम जाता है और इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक जो है आपको पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि आवर्धक लेंस क्या होता है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस कहते हैं और उत्तल या अभिसारी लेंस आवर्धक लेंस के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि क्वार्ट्ज किससे बनता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। क्वार्ट्ज एक रूपांतरित चट्टान है और क्वार्ट्ज कैल्शियम सिलिकेट के रूपांतरण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। जब बॉल पेन को कागज पर घुमाया जाता है तब यह बॉल कागज के घर्षण से घूमती है तथा गुरुत्वीय बल के कारण स्याही बॉल से होती हुई कागज पर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कह रहा है कि त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होती है त्वरित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको कह रहा है कि लेजर का आविष्कार किसने किया था। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी.एच. मैमन ने लेजर का आविष्कार किया था। आपको लेजर का फुल फॉर्म पूछता है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट एप्लीकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन और इसका आविष्कार टी.एच. मेनन के द्वारा किया गया था और इसका प्रयोग संचार, सूचना तकनीक, दूरी और समय मापन, होलोग्राफी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है लेजर का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 47 में कह रहा है कि तापमान घटाने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको घटता जाता है। धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है जबकि धातुओं का विद्युत प्रतिरोध जो है वह तापमान बढ़ने से बढ़ता है जबकि धातुओं का प्रतिरोध तापमान घटने से घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको कह रहा है कि भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको 3 स्तर पर किया गया है। राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक ऋण समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M3 जो है आपको मुद्रा को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 में कह रहा है कि स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी स्पीड पोस्ट की शुरुआत और 1986 ईस्वी में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई और इस योजना का कार्यकाल 1985 से 90 था। और स्पीड पोस्ट आपको एक पुस्तक आता है जिसके लेखक आपको शोभा डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का कर विक्रय कौन करता है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RBI। ट्रेजरी बिल तथा सरकार के प्रतिभूतियों का कर विक्रय RBI करता है और RBI की जो स्थापना हुआ था वह आपको
1935 ईस्वी में हुआ था। और आरबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो आपको शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको कह रहा है कि आय तथा जनसंख्या संचयी के बीच संबंध कौन दर्शाता है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र आय की संचयी प्रतिशत तथा जनसंख्या की संचयी प्रतिशत के बीच संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 में आपको कह रहा है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है, जिसमें विभिन्न जातियों के जीव तथा पौधे जिन पर अस्तित्व का संकट है के नाम दर्ज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 में आपको कह रहा है कि रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 में। रामसर संधि आंध्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है और इसकी स्थापना 1971 में हुआ था और भारत ने इस पर 1982 में हस्ताक्षर किए। भारत के 42 आंध्र भूमि क्षेत्रों को 15 जनवरी 2021 तक रामसर संधि के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में मैं कह रहा क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको 10 अप्रैल को मनाया जाता है और होम्योपैथी दिवस भी आपको 10 अप्रैल को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको कह रहा है कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको कोलकाता में है और भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो है वो ऑप्शन नंबर ए में जो दे रहा है देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको मिलान के लिए दे रहा है, निम्नलिखित का सही मिलान करना है, जिसमें आपको तारापुर, कैगा, कुंडनकुलम और नरौरा दे रहा है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि तारापुर जो है वह आपको महाराष्ट्र में है, कैगा जो है कर्नाटक में है, कुंडनकुलम जो है वह आपको तमिलनाडु में है और नरौरा जो है आपको उत्तर प्रदेश में है, यानी कि 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 में कह रहा है कि सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित रविशंकर। सॉन्ग ऑफ इंडिया क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू। सॉन्ग ऑफ इंडिया स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसकी लेखिका आपको सरोजनी नायडू है और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष है। वह आपको 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद ने। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। इसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया तथा इस पर वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से आपको महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि जिल्ला-ए-इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने आपको जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण की थी और बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 तक था। इसने रक्त और लौह की नीति का पालन किया तथा ईरानी त्यौहार नौरोज भी प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कह रहा है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संभवनाथ। संभवनाथ जो थे वह जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे और उनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वह ऋषभदेव थे, जिनका जो प्रतीक चिन्ह था वह सार था। उसके बाद ऑप्शन ए में दे रहा है अजीतनाथ, यह आपको जैन धर्म के दूसरे गुरु थे और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था और ऑप्शन नंबर
सी में दे रहा है अभिनंदन, जो कि जैन धर्म के चौथे गुरु थे। और ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है सुमतिनाथ, यह जैन धर्म के आपको पांचवें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिपन को। इल्बर्ट बिल 1883 से 84 के कारण लॉर्ड रिपन के कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही त्यागपत्र देना पड़ा था, और रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 तक था। तो इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने सर्वप्रथम यह कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी एक प्रसिद्ध दार्शनिक कवि तथा रचनाकार थे। इन्होंने वंदे मातरम की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 में कह रहा कि पालखेरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव प्रथम और निजामो मुल्क के बीच हुआ था पालखेरा का युद्ध। पालखेरा का युद्ध जो हुआ था वो आपको 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम तथा निजामुन मुल्क के मध्य हुआ था, जिसमें निजामो मुल्क की हार हुई थी। और आपको कुछ युद्ध के बारे में हम बता देते हैं। जैसे आपको पूछा था खेरा का युद्ध, खेरा का युद्ध जो हुआ था वो आपको 1707 में हुआ था। उसके बाद सकड़ खेरा का युद्ध जो हुआ था, जो कि बिहार दरोगा में पूछा हुआ है, यह आपको 1724 में हुआ था। और पाल खेरा का युद्ध जो हुआ था वह आपको 1728 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 65 में कह रहा है कि किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब को। मुगल शासक औरंगजेब का शासनकाल 1658 से आपको 1707 तक था, 7 तक रहा। और इसका राज्याभिषेक 2 बार क्रमशः आपको 1658 तथा 1659 में हुआ। और औरंगजेब को जिंदा पीर तथा शाही दरवेश कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 41वां कांग्रेस का अधिवेशन 1926 में आपको गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने किया था। इस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 67 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महदहा में। आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, सतारा तथा तामलुक में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। और ऑप्शन डी में जो दे रहा है महदहा, यहाँ पे सरकार का गठन नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 10 मार्च 1922 ईस्वी को। 10 मार्च 1922 को असंतोष फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 में कह रहा है कि किस स्थान से युगल शवदाह का प्रमाण मिला है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से। सामान्यतः एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, किंतु कालीबंगा तथा लोथल से क्रमशः 1 या 3 युगल शवदाह के उदाहरण मिले हैं, कालीबंगा और आपको लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको देना है, मिलान करना है। 70 में आपको मिलान करना है हड़प्पा, चनहुद्रो, रंगपुर, लोथल। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा जो है इसका उत्खनन हुआ था 1921 में। उसके बाद ऑप्शन बी में चनहुद्रो जो दे रहा है यह हो जाएगा 1931 में, और रंगपुर जो है आपका 1953 में, और लोथल जो है 1957 में। यानी कि इसके बारे में हम डिटेल बता देते हैं। हड़प्पा के उत्खननकर्ता जो थे वह दयाराम साहनी थे, 1921 में किए थे। और हड़प्पा जो है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। और चनहुद्रो जो दे रहा है, चनहुद्रो के उत्खननकर्ता
NG मजुमदार थे और यह 1931 में हुआ था और यह जो है चनहुद्रो या सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और रंगपुर जो दे रहा है ऑप्शन सी में, इसके आपके उत्खननकर्ता जो थे रंगपुर के, वह आपको रंगनाथ राव थे और रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे स्थित है। और ऑप्शन नंबर डी में जो लोथल दे रहा है, इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे और यह आपको भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में आपको कह रहा है, मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसका आंसर बता देते हैं और इसका हम सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, आप लोग वहां से बना लीजिएगा। 71 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 140। आप लोग इसको पॉज करके बना लीजिएगा, हम इसका आप लोगों को दे देंगे डिस्कशन, आप लोग सॉल्यूशन दे देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। यानी कि 71 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों इसमें 5 क्वेश्चन जो है मैथ का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 में आपको कह रहा है, मैथ का ही क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको कह रहा है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और वर्ष 2020 में विश्व सांख्यिकी दिवस का विषय था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में आपको कह रहा है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का स्थान 74वां रहा है और इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन का रहा है और यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 में कह रहा है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परेश रावल। दोस्तों यह VVI क्वेश्चन है क्योंकि आपको RRB NTPC और BPSC के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ दिया है, तो यानी कि आपको यह VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 में कह रहा है कि हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आपको मोक्टर ओअने जो है आपको माली के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शशि थरूर। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक शशि थरूर है और शशि थरूर की कुछ पुस्तकें हैं वाई आई एम ए हिंदू, इन एरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये सभी पुस्तक शशि थरूर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको मिलान करना है राज्य है और राज्यपाल है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम के राज्यपाल जो जगदीश मुखी जो दे रहा है यह आपका सही है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जो है वह गलत है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा है। और ऑप्शन नंबर सी में केरल के राज्यपाल जो आचार्य देवव्रत दे रहा है, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। और ऑप्शन डी में गुजरात के राज्यपाल जो है वह आचार्य देवव्रत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको कह रहा है कि सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व शौचालय दिवस। आपको विश्व शौचालय दिवस जो है वो आपको 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में आपको कह रहा है कि अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जापान के साथ समझौता किया है और जापान की राजधानी टोक्यो है जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 84 में आपको कह रहा है कि महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में हृदयघात से निधन हो गया, निम्न में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको अर्जेंटीना के प्रमुख खिलाड़ी थे। डिएगो मैराडोना अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे और वर्ष 1986 में फुटबॉल विश्व कप चैंपियन रही अर्जेंटीना के टीम के कप्तान थे तथा जिसमें गोल्डन बॉल पुरस्कार के साथ साथ टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार उन्हें मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में आपको कह रहा है कि सिटमैक्स सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। जो है आपको त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिटमैक्स जो 2020 अंडमान सागर में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न में से किस राज्य की प्रमुख योजना है? 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको गुजरात की प्रमुख योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 में कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको छत्तीसगढ़ सरकार ने आपको रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है और इस ऐप के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 में कह रहा है कि कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है? 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय थल सेना। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय थल सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि रोजर पेनरोसे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में प्राप्त नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता रोजर पेनरोस जो आपको ब्रिटेन के हैं, रेनहार्ड गेंजेल जर्मनी के हैं और एड्रिया धेज जो है वह अमेरिका के हैं। यानी कि 3 लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 में कह रहा है कि तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय इलाकों में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया? 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको माफ़ कीजिएगा यह मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 90 होना चाहिए, 91 दे दिए हैं। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थाईलैंड। माफ़ कीजिएगा, इसका तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण आपको ईरान के द्वारा किया गया है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ईरान के द्वारा किया गया था। और निवार का मतलब है रोकथाम करना। यानी कि आपको ये जो 91 दे रहा है यह 90 हो जाएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, वहाँ पे 91 दे दिया है और यहाँ पे दे दिया है 90, ये आपको हो जाएगा 91। 91 में कह रहा है कि भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाले वस्तुओं में कौन सा सही सुमेलित है? 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ जो है वो आपका सही है। तेजपुर लीची जो है वो आपको असम का है, बिहार गलत हो जाएगा। उसके बाद पलानी पंचामृतम मिष्ठान जो केरल दे रहा है ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इरोड हल्दी महाराष्ट्र जो दे रहा है ये आपको तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 में आपको कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय हैं और यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है और पहला वन रिपोर्ट 1987 ईस्वी में जारी किया गया था। 93 में आपको कह रहा है कि आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात में। आईपीएल 2020 जो था वह आपको 13वां संस्करण का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था और मुंबई इंडियंस विजेता था और उप विजेता आपको दिल्ली कैपिटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
95 में कह रहा है कि देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रम। भारत ने पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का उड़ीसा के बालासोर से परीक्षण किया और यह DRDO द्वारा विकसित किया गया था और इसका उपयोग रडार को नष्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 में कह रहा है कि फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजेला मर्केल। आपको सूची में प्रथम स्थान जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल है, जबकि कमला हैरिस को तीसरा स्थान और भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 में कह रहा है कि 5वां बिमस्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका में। 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन श्रीलंका में किया गया, जबकि आपको चौथा सम्मेलन काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था। और बिमस्टेक में 7 सदस्य देश हैं, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी तथा इसका सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 में कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट और अंतिम हो जाएगा आज का 100 नंबर। हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपको सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है, जिसकी क्षमता 210 मेगावाट है तथा यह प्रति वर्ष 758.20 मिलियन यूनिट्स विद्युत उत्पादन करेगी। तो दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का, आपको एडुटेरिया का जो न्यू बुक आया हुआ है उससे लेकर आए थे, जो कि यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।